नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित मानी जाने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2014 बैच के टॉपर गौरव अग्रवाल जी। 15 अगस्त 1984 को राजस्थान के भरतपुर जिले में जन्मे गौरव की प्रारंभिक शिक्षा जयपुर में हुई। फिर इन्होंने IIT कानपुर से बीटेक और IIM लखनऊ से MBA किया। IIM लखनऊ से गोल्ड मेडलिस्ट गौरव को पढ़ाई के तुरंत बाद हांगकांग में एक मल्टीनेशनल कंपनी में इन्वेस्टमेंट बैंकर की नौकरी मिल गई, लेकिन इनके मन में कुछ अलग करने का सपना कौंध रहा था। यही कारण है कि गौरव ने विदेश की नौकरी छोड़कर अपनी जड़ों की तरफ वापस लौटने का मन बनाया। भारत लौटने के बाद गौरव सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारियों में जुट गए और फिर पहली बार में ही देश भर में 244वां रैंक हासिल कर 2013 बैच के IPS भी बन गए। लेकिन शायद गौरव इतने से संतुष्ट नहीं थे, सो एक बार फिर ये भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठे और देश भर में पहला स्थान हासिल किया। न सिर्फ ये IAS टॉपर बने, बल्कि अपने माता पिता का सीना गर्व से चौड़ा कर डाला। वर्तमान में IPS की ट्रेनिंग कर रहे गौरव का विवाह अभी इसी 4 जून को हुआ है। इनकी पत्नी डॉक्टर प्रीति अग्रवाल मेडिकल में PG कर रही हैं। आज हम गौरव अग्रवाल से इनकी कामयाबी की कहानी और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से बातचीत करेंगे। गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन की हमारी इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपको बधाई भी कि आपने देश भर में पहली पोजीशन हासिल की। थैंक यू। क्या आपके शब्दकोश में संतुष्टि नाम का कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है? देखिए, जिंदगी इतनी बड़ी होती है, इतनी लंबी होती है कि यदि संतुष्ट होकर हम एक जगह बैठ गए तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वैसे संतुष्टि के मैं 2 मतलब समझता हूँ। एक तो ये कि संतुष्टि का मतलब स्टैग्नेशन, वो कभी नहीं होना चाहिए। वो मेरे अंदर कभी नहीं है कि हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर करने का, जो भी कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उसी को और कुछ नहीं तो उसी को और बेहतर करने का एक वो होना चाहिए फीलिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमें जो है अभी जो है, जो भी हमें मिला हुआ है उससे हम दुखी रहें, हमेशा जो है रोते रहें, दुखी रहें, क्रिप करते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में बताएं, कहाँ से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई? मेरी देखिए, बचपन में तो मेरे पिताजी जो हैं वो राजस्थान डेयरी के अंदर मैनेजर हैं। तो बचपन में उनका जॉब काफ़ी ट्रांसफरेबल था। तो बचपन में हम लोगों ने भी अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में काफ़ी जगह पढ़ाई की। 6th क्लास में आने के बाद से जो है हमने जयपुर में ही पढ़ाई की। मैं सेंट एंसलम्स स्कूल है मालवीय नगर जयपुर में, वहाँ से मैंने पढ़ाई की 12th क्लास तक। IAS बनने की मन में ठानी क्यों आपने? ये जब मैं जॉब कर रहा था अपना हांगकांग में, जब मैं जॉब कर रहा था, मैंने 3.5-4 साल जो है रफली जॉब किया था। तो वहाँ पे रहते रहते मैंने रियलाइज़ किया कि देखिए उस जॉब के अंदर काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल लाइफ थी, काफ़ी अच्छे पैसे थे, काफ़ी अच्छा काम था। बट मैंने रियलाइज़ किया कि यदि ये वो चीज़ें नहीं है जिसके लिए मैं अगले 30-35 वर्ष तक जो है काम कर सकता हूँ। अगले 30-35 वर्ष तक यदि मेरे को काम करना है तो मुझे एक लार्जर मोटिवेशन चाहिए था, एक लार्जर मीनिंग चाहिए था। वो मोटिवेशन जो है मुझे इस सिविल सर्विसेज IAS के जॉब में दिखता है। क्योंकि ये जॉब जो है बाकी सारे के सारे कॉर्पोरेट जॉब्स जो होते हैं, कितने भी अच्छे जॉब्स हैं, उन सबसे एकदम अलग हटके है। क्योंकि यहाँ पे जो है हम ऑफिस में ना बैठे रहते हैं, हम आम जन के बीच में जाते हैं और वहाँ पर जो है उनकी समस्याओं को देखते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से जो सीख मिलती है, वहाँ से जो समझ मिलती है, वो और किसी भी जॉब में नहीं है। इस वजह से ये काफ़ी डायनेमिक है, काफ़ी चैलेंजिंग है। तो अब IAS के रूप में ही देश सेवा करने का इरादा रखते हैं या फिर किसी और फील्ड में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं? प्राइमरी रूप से तो IAS के रूप में ही मैं देश सेवा करूँगा, लेकिन साथ में इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी अपना सेल्फ डेवलपमेंट रोक दूँ। IAS ये तो मेन नौकरी है, इसमें जो है मेन चीज़ें जो करनी है वो करते रहेंगे। साथ में मेरा जैसे एकेडमिक बेंट ऑफ माइंड भी है काफ़ी। तो आज से 10-15 साल बाद जब मेरा काफ़ी फील्ड में एक्सपीरियंस हो जाएगा, उस बेसिस पे मैं फिर एक PhD भी करना चाहूँगा इकोनॉमिक्स में। मैं जो है अपने जो कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर जो यंगस्टर्स होते हैं, जाके उनसे बातचीत करना चाहूँगा, उन्हें जो है जितना भी इंस्पायर कर सका वो करना चाहूँगा। तो मैं एक अपना एकेडमिक टच जो है वो कभी नहीं। क्या मानते हैं कि IAS बनने के बाद आपने अपनी मंजिल को पा लिया है या फिर आपकी जो असली मंजिल है उसकी ये शुरुआत भर है? देखिए, ये तो मात्र एक पड़ाव है।
एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव, नो डाउट, मगर ये सिर्फ एक पड़ाव है। यहाँ से जो है एक प्लेटफॉर्म मिला है जिससे कि आगे जाके जो है कुछ कर सकते हैं, अगले 30 वर्षों में 35 वर्षों में जो है कुछ कर सकते हैं, कुछ मीनिंगफुल कर सकते हैं, देश के लिए कुछ योगदान दे सकते हैं। आईएएस की परीक्षा के लिए किस तरह की आपने कोचिंग ली? मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कोचिंग्स चाहे कितनी भी अच्छी हो, वो सिर्फ एक बेस तैयार करती हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हैं। यदि आप सिर्फ कोचिंग के भरोसे रहेंगे तो आप उसे लिखवा के ले लीजिए, एग्जाम के अंदर जो मेंस एग्जाम है उसके अंदर आप 50 नंबर से ज़्यादा के सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे किसी भी पेपर में। अक्सर परीक्षार्थी, उनके मन में एक धारणा सी बन गई है कि बिना कोचिंग के वे आईएएस के एग्जाम में सफल नहीं हो सकते। ये एकदम गलत धारणा है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा, यदि आप कोचिंग के भरोसे रहेंगे तो आप आईएएस के एग्जाम में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। कोचिंग आपके सिर्फ एक बेस तैयार करेगी, वो बेस आप खुद पढ़ के भी तैयार कर सकते हैं और ज़्यादा फास्ट समय में तैयार कर सकते हैं। जो चीज़ कोचिंग 6 महीने में पढ़ाता है, आप खुद पढ़ें तो वो 2 महीने में पढ़ सकते हैं। लेकिन जो एक गाइडेंस की बात होती है कि कैसे फॉर्म भरें, फिर कैसे प्री मेन इंटरव्यू होगा, उसके लिए जो आम नौजवान हैं, आम छात्र छात्राएं हैं, उसको क्या करना चाहिए उनको? गाइडेंस इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये भाई आदमी तब पढ़ेगा जब उसे पता होगा कि क्या पढ़ना है। तो यहीं पे जो है हम जैसे लोगों का रोल आता है, या फिर और जो सेलेक्टिव लोग हैं उनका रोल आता है कि वो जो है जो नए जो एस्पिरेंट्स हैं जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं उनको गाइड करें। तो ये काम होता है, और मेरे ख्याल से यहीं पर जो है हमें और ज़्यादा कंट्रीब्यूट जो है करना चाहिए। आप प्रतिदिन औसतन कितने घंटे पढ़ते थे? देखिए, मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें मैं 10-12 घंटे पढ़ने की कोशिश करता था रोज़, और जो मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट था उसमें मैं 6 से 8 घंटे पढ़ने की कोशिश करता था। लेकिन ये काफ़ी पर्सनल होता है, हर किसी की पर्सनल कैपेसिटी होती है, एक पर्सनल फोकस होता है, तो उसके बेसिस पे ही होता है। ये कोई ऐसे आपका गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं होता कि जो है आप इतने घंटे पढ़ें इतने घंटे ना पढ़ें, ये पर्सनल चीज़ है। एकाग्रता को आप कितना आवश्यक मानते हैं तैयारी के दौरान? बहुत आवश्यक। इनफैक्ट यदि आपकी एकाग्रता नहीं है तो ये तो एक तरह से आपकी चीटिंग करने की वाली बात है कि आप स्वयं से चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो एकाग्रता तो होनी चाहिए, पढ़ते समय भी होनी चाहिए, आप जब एग्ज़ाम लिख रहे हैं तभी भी एकदम एकाग्रता होनी चाहिए, वरना दिमाग में कुछ और चल रहा है, लिख कुछ और रहे हैं, तो आप प्रीलिम्स में तो गलती करेंगे, मेंस में भी कुछ और लिखाएंगे। तो एकाग्रता तो बहुत ज़रूरी है। तैयारी के दौरान जब कभी आपकी एकाग्रता भंग होती थी तो क्या कुछ आप करते थे? मैं शाम के टाइम पे रोज़ दौड़ने जाता था, तो मैं रोज़ाना जो है 2.5-3 किलोमीटर दौड़ता था। तो उससे क्या है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से और शाम के टाइम पे दौड़ने से एक माइंड रिफ्रेश हो जाता है। अब हम कोई मशीन तो है नहीं कि 24 घंटे 7 दिन पढ़ सके, तो माइंड का रिफ्रेशमेंट जो है काफ़ी ज़रूरी होता है। मेरे जो परिवार वाले थे, मैं उनसे बातचीत करता रहता था। मेरी एक छोटी सी भांजी है, चिया उसका नाम है, मैं उसके साथ खेलता रहता था। तो ये सब माइंड को यदि प्रॉपरली रिफ्रेश रखेंगे तो फिर जब पढ़ने का समय होगा उस समय प्रॉपर जो है पूरी एकाग्रता बनी रहेगी। आप अच्छे से सोइए, अच्छे से खाना खाइए, आप जो है अच्छे एक माहौल में पढ़िए, तो ये सब चीज़ों की वजह से आप माइंड को प्रॉपर रिफ्रेश कीजिए तो अपने आप गौरव, एक और धारणा जो परीक्षार्थी हैं उनके मन में रहती है कि जो बचपन से बहुत तेज होगा पढ़ाई में वही आईएएस बन सकता है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में सफल हो सकता है। क्या यह सही है? ये मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बचपन से आपने क्या किया है वो इस परीक्षा में मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप इस परीक्षा के लिए क्या कर रहे हैं। तो इस परीक्षा में जो मेहनत करेगा वो इस परीक्षा में सफल होगा, और जो नहीं करेगा बचपन से वो कितना भी अच्छा रहा हो। मैं बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ जो काफ़ी ब्रिलियंट रहे, मगर इस परीक्षा में जो है मेहनत नहीं कर पाए तो उनका नहीं हुआ। तो मैटर यही करता है आप इस परीक्षा में कितनी मेहनत करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम एक मुलाकात के सबसे ज़्यादा दर्शक युवा वर्ग के हैं। पिछले कई सालों से मैं आईएएस टॉपर्स का इंटरव्यू भी कर रहा हूं। जो इस समय प्रोग्राम लड़के लड़कियां देख रहे हैं, जो आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विस एग्जाम की, उनको आप क्या सलाह देंगे सफल होने के लिए? सेल्फ बिलीफ रखना चाहिए, एक आशा रखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि ज़िंदगी में ऊंचे और नीचे तो दोनों फेजेस आते ही हैं। हम सक्सेसफुल भी होंगे तो हम फेल भी ज़रूर होंगे। तो फेलियर्स में ये है कि अपना सेल्फ बिलीफ नहीं खोना चाहिए, आगे बढ़ते रहने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि हम वहाँ पे बैठ गए तो फिर कभी हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, कभी जो है फिर दोबारा सक्सेस देख ही नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि हमें करेजियस होना चाहिए, हमारे अंदर करेज होनी चाहिए, और सबसे बड़ी करेज ये होनी चाहिए कि हम हमारी जो गलतियाँ हैं, जो हमारी वीकनेसेस हैं, उनको एक्सेप्ट करें। क्योंकि नॉर्मली हमारे अंदर ये टेंडेंसी होती है हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें नेगेट करते रहते हैं, उन्हें दूसरे के ऊपर थोपते रहते हैं, किस्मत के ऊपर थोप देंगे, भगवान के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर थोपते रहेंगे। मगर हमारी जो गलतियाँ हैं हम उन्हें एक्सेप्ट करें, क्योंकि तब एक्सेप्ट करेंगे तभी हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं और तभी हम जो है आगे बढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स की जानकारी
कितना महत्वपूर्ण होती है इस एग्ज़ाम के लिए? बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिना उस जानकारी के तो आप इस एग्ज़ाम को देने की सोच भी नहीं सकते। और जिस तरह से पिछले 3-4 सालों में जो परीक्षा का ट्रेंड जो चेंज हो रहा है, करंट अफेयर्स का वेटेज और बढ़ता जा रहा है। बदलते दौर में इंटरनेट का युग आ गया है, सोशल मीडिया का आ गया है, इसको भी आप किस तरह देखते हैं इस परीक्षा की तैयारियों से जुड़? देखिए, ये इंटरनेट और सोशल मीडिया दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में इस परीक्षा की तैयारी के लिए। क्योंकि अब क्या है कि सवाल उस तरह के नहीं आते हैं जो कि आपकी किसी एक किताब में दे रखे हों। सवाल आते हैं कि जो कि आपके कुछ हुआ हो, जिसके बेसिस पे आपको अपनी ओपिनियन लिखनी है, एनालिसिस लिखना है। और वो ओपिनियन एनालिसिस किताबों में तो मिलेगी नहीं, वो आपको मिलेगी इंटरनेट पे। आप देखेंगे किसी एक्सपर्ट ने कुछ कहा हो, या फिर आप कोई प्रोग्राम देख रहे हो जहाँ 4-5 एक्सपर्ट आके डिस्कस कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको, इसलिए इंटरनेट का यूज़ तो काफ़ी बढ़ गया है। और इनफैक्ट न्यूज़ भी ये है कि हम नॉर्मली एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मगर उसके अंदर भी एक न्यूज़पेपर कितना सा कवर करेगा, और जो उसके अंदर भी हम कुछ चीज़ें छोड़ देंगे। तो उसके लिए भी हमें इंटरनेट पे जितनी सारी जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, मैं क्या करता था, मैंने एक RSS फीडर के अंदर उन सारी वेबसाइट्स की फीस ले रखी थी। तो वहाँ पे मैं देखता रहता था कौन कौन सी मेरे काम की न्यूज़ है, वो पढ़ता रहता है। इससे कवरेज जो है अच्छी हो जाती है। दूसरा आपने कहा सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया भी जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जो इंटरव्यू के फेज़ में तो काफ़ी क्रूशल हो जाती है। क्योंकि जो ऑनलाइन कम्युनिटीज़ होती हैं, जो IAS की जो तैयारी कर रहे हैं लोग, ऐसी 2 कम्युनिटीज़ हैं। एक तो फोरम IAS है, और दूसरी ऑर्कुट पे अभी भी एक कम्युनिटी जिंदा है, इंटरव्यू प्रेप फॉर IAS करके। तो इन दोनों पे क्या होता है कि सारे IAS की तैयारी करने वाले लोग हैं, तो वो आके अपनी इंटरव्यू की जो है ट्रांसक्रिप्ट डालते रहते हैं। अब आपके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो डालते रहते हैं। तो जैसे मैं इस साल हैदराबाद में था, ट्रेनिंग कर रहा था, तो लेकिन हैदराबाद के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। तो सवाल यह था कि मैं क्या पढूं। तो फिर उन फोरम्स पे जो आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के जो लोग होते थे, वो अपने जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं, रेलिवेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, वो डालते रहते थे। तो इस तरह से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन तैयारी करना चाहे? मेरी खुद की जो है, आप देखेंगे तो मतलब रफली 60-70% तैयारी तो ऑनलाइन ही हुई है। क्योंकि क्या होता है कि अब जैसे अधिकतर केसेस में कि आपके जो बिल्स होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो बिल्स चल रहे होते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके ऊपर से 15-20 नंबर के सवाल आते हैं हमेशा। तो वो आपको जो है किसी इंटरनेट की एक वेबसाइट होती है, PRSindia.org, उस पर मिलते हैं सारे के सारे। उसके बाद में आपके गवर्नमेंट जो होती है, काफ़ी सारे कमिटीज़, कमीशंस वगैरह बनाती रहती है, जो जिनमें जो सारे एक्सपर्ट जो होते हैं वो डिबेट करते हैं और उसके बाद कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, उसकी वेबसाइट हुई, आपके जो पुंची कमीशन की रिपोर्ट्स हुई, तो ये सारी रिपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट पे आपका 12th 5-year प्लान आया है। उसके अलावा आप जैसे ये फाइनेंस कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट वगैरह आएंगी। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सिर्फ इंटरनेट पे ही मिलती हैं, ये सारी रिपोर्ट्स वगैरह, और इनमें से बहुत सारे सवाल आते हैं। यानी कि ऑनलाइन तैयारी अच्छी बात है? अच्छी ही नहीं, बल्कि बेहद ज़रूरी बात है यदि आपको जो है अच्छे से करना है तो। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि IAS की तैयारी का पाठ्यक्रम काफ़ी लंबा चौड़ा और विस्तृत है। जी हाँ, क्योंकि आप देखिए कि जितने भी विषय आप सोच सकते हैं, वो सभी विषय तो हैं इसके अंदर। मगर एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट जो जनरल स्टडीज़ जो होता है, उसके अंदर ये कि हमें एक डेप्थ तक तो जाना होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उस विषय के अंदर हम PhD कर लें। तो हमें एक वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कि हमें उसके जो कोर इश्यूज़ जो होते हैं वो समझने चाहिए। कि जैसे आप देखिए आजकल इराक के अंदर जो चल रहा है, तो हमें उसमें ये समझना चाहिए कि भाई ये जो लड़ाई हो रही है, ये हो क्यों रही है, किस किस के बीच में हो रही है, कौन शिया है, कौन सुन्नी है, आपस में क्यों लड़ रहे हैं, कुर्दों का क्या रोल है, तो वो क्यों मार रहे हैं, उनका प्रेसिडेंट का क्या रोल है इसमें। तो ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए, बजाय इसके कि जो है कहाँ पर जो है 40 भारतीयों को किडनैप किया, कहाँ पर किया, किस ग्रुप ने किया। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बजाय हमें एक अंडरस्टैंडिंग बेस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बेस हमारी अप्रोच होनी चाहिए, जहाँ हम इशू को समझें। एक बार वो हमने समझ लिया तो उसके बाद में फिर आप देखेंगे कि फिर ज़्यादा कुछ पढ़ने की, ज़्यादा मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। देश के लाखों नौजवान आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानने लगे हैं और आपकी तरह बनने का सपना देख रहे हैं कि वे भी एक न एक दिन IAS की परीक्षा टॉप करें। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपने काफ़ी मेहनत किया। जो महत्वपूर्ण पड़ाव रहे उसको कैसे आप याद करते हैं, किस तरह से आपको आसानी हुई इस तैयारी को करने में और सफलता पाने में? देखिए, जो महत्वपूर्ण पड़ाव जो है उनके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि एक सोर्स ऑफ सपोर्ट होना, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होना। क्योंकि ये इतनी लंबी तैयारी है कि एक बार में या 2-3 महीने की बात तो है नहीं। इतनी लंबी तैयारी होती है कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, मोमेंट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी आते हैं, मोमेंट्स ऑफ
हैप्पीनेस भी आते हैं। तो यही है कि एक गाइडिंग लाइट होनी चाहिए, एक इंस्पिरेशन होना चाहिए। तो वो बहुत सारे सोर्सेज से मिलता है, आपकी फैमिली से मिलता है। मम्मी पापा जो हैं, मम्मी पापा हुई, सिस्टर हुई, ये सब बहुत सपोर्ट करते हैं। जो बाकी रिलेटिव्स हैं, जैसे मेरे मौसा जी हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। मेरे फूफा जी हैं, उन्होंने जो है बहुत गाइड किया था। तो ये एक होना चाहिए। उसके बाद में एक पर्सनल लेवल पे भी कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिलता है। अब जैसे कि 1.5 साल पहले के करीब मैंने आप ही ने जब शेना अग्रवाल मैडम का लिया था एक मुलाकात कार्यक्रम में। जी हाँ, तो वो मैंने देखा था। तो तब वो भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था कि कभी हम भी जो है इस चेयर पे बैठे होंगे, कभी हम भी जो है इस तरह का इंटरव्यू देंगे। तो ये और आज वो दिन आ गया कि आप एक मुलाकात में हमारे ऊपर वाले की इच्छा है, ऊपर वाले की इच्छा से आज वो दिन आ भी गया। तो इस तरह से जो इंस्पिरेशन होता है खुद से, इन सब से क्या होता है कि खुद से अंदर एक आग होती है, एक पैशन होता है कि मुझे ये चीज़ करनी है। तो वो पैशन अलाइव रहता है। और जो मोमेंट्स ऑफ डिफिकल्टीज होते हैं उनसे ओवरकम करने में यही सब जो है हेल्प करता है। प्री और मेन के बाद काफ़ी महत्वपूर्ण पड़ाव होता है इंटरव्यू का। ये एक ऐसा नाजुक दौर होता है जब परीक्षार्थियों के बीच में काफ़ी एक मन में घबराहट सी होती है। आपका अनुभव कैसा रहा? क्या कुछ सवाल आपसे पूछे गए इंटरव्यू के दौरान? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू का वेटेज हालांकि ऑन पेपर सिर्फ आपके 2000 में से सिर्फ 275 का है, लेकिन इसका जो रियल वेटेज है वो इसका कम से कम 2.5-3 गुना है। और वो इसलिए क्योंकि 2 कारण की वजह से कि पहले तो रिटर्न में नंबर इतने कम आते हैं, ठीक है, कि रिटर्न में आप देखिए कि 1750 से मेरे ही जो है 750 नंबर है, 769 नंबर है, ठीक है। तो नंबर बहुत कम आते हैं। और दूसरा ये कि रिटर्न में जो लोग क्वालिफाई होते हैं, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे रिलेटिव जो मार्क्स का डिफरेंस है उससे फ़र्क पड़ता है। तो रिटर्न में ऑलरेडी जो लोग क्वालिफाई हुए हैं तो उनके बीच में जो मार्क्स का डिफरेंस है वो काफ़ी कम हो जाता है। और फिर इंटरव्यू में जो है उनका मार्क्स का डिफरेंस पूरा रहेगा। तो इस वजह से क्या है, इंटरव्यू का इफेक्टिव वेटेज काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये 275 नहीं, इसको तो आप 600-700 नंबर का मान के तैयारी करें। और फिर दूसरी बात ये होती है इंटरव्यू में कि इंटरव्यू के अधिकतर सवाल जो होते हैं वो आपके प्रिडिक्टेबल होते हैं। आप पहले से बता सकते हैं कि मुझसे ये सवाल पूछे जाएंगे। आप जब अपना डैफ भर रहे होते हैं, इसमें जब मेंस की परीक्षा के लिए फॉर्म भरते हैं उसे डैफ कहते हैं, तो जब आप अपना डैफ भर रहे होते हैं उसमें जो जो चीज़ें लिखते हैं, इंटरव्यू अधिकतर जो है अधिकतर केसेस में उन्हीं चीज़ों के ऊपर होगा। जैसे कि मेरा जो डैफ है उसमें मेरी सेंट्रल थीम जो पूरी रन करती है वो एक इकोनॉमिस्ट की रन करती है कि बेसिकली मेरे को इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है, मैं चाहता हूँ कि मेरे से इकोनॉमिक्स के ऊपर सवाल पूछे जाएँ। तो मेरे इंटरेस्ट में, हॉबीज़ में इकोनॉमिक्स आ जाता था, मेरी एकेडमिक्स में इकोनॉमिक्स आ जाता था, मेरे जॉब में इकोनॉमिक्स था, मेरे ऑप्शनल में इकोनॉमिक्स था। तो कोई और बाकी के सवाल पूछने की कोशिश करेगा भी तो भी घूम फिर के मेनली इकोनॉमिक्स के ऊपर ही सवाल पूछे जाएंगे। फिर बस हमारा ये काम होता है कि हम देखें कि प्रेजेंटली इकोनॉमिक्स की क्या, या जो भी आपका जो विषय है उसके ऊपर क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है। जैसे लास्ट ईयर जो था, पिछले इंटरव्यू में जब मेरे 210 नंबर आए थे, तब उस समय करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी ख़राब सिचुएशन में था इंडिया की, गोल्ड इंपोर्ट बहुत ज़्यादा थे, ब्लैक मनी के ऊपर काफ़ी सारा चल रहा था। तो मुझे पता था कि वो सब सवाल मुझसे पूछे जाएंगे, तो मैं उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। इस साल जो है, इस साल हमारी इकनॉमी जो है काफ़ी ख़राब सिचुएशन में थी, इन्फ्लेशन इतना हाई था, मैन्युफैक्चरिंग और बाकी जीडीपी ग्रोथ इतनी लो हो गई थी। तो मुझे पता था कि ये इसके इस तरह के सवाल बनेंगे और इनको कैसे रिफॉर्म किया जाए, क्योंकि नई गवर्नमेंट आई है तो उसके एजेंडा पे क्या होना चाहिए, तो इसको रिफॉर्म कैसे किया जाए, वो सारे सवाल बनेंगे। तो इनको बस यही होता है। और फिर तीसरी चीज़ इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट ये होती है कि हमें किस तरह से हम बोल रहे हैं वो ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इंटरव्यू में अब इतना टाइम नहीं होता जितना मैं आपको बोल रहा हूँ। इंटरव्यू में ये कि 2 मिनट में जो है, जो शुरू के 2-3 सेंटेंसेस में हमें जो बोलना है वो बोल लें, उसके बाद उनका इंटरेस्ट कैप्चर आ तो भी वो रखेंगे, वरना कुछ और पूछ लेंगे। तो अपने आंसर को इस तरह से स्ट्रक्चर करना चाहिए कि शुरू के 2-3 सेंटेंस में जो है हम अपनी मेन बात जो है वो कह दें। और आपसे सवाल क्या पूछे गए इंटरव्यू के दौरान? मेरे आसपास मेरा जो प्रोफाइल रही है उसी पे पूछे गए। जैसे इकोनॉमिक्स के अंदर लैंड एक्विजिशन पे सवाल पूछे गए, उसके बाद में ये फिस्कल डेफिसिट के ऊपर पूछे गए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के ऊपर पूछे गए, और उसके बाद में बिकॉज मेरा जन्म भरतपुर में है और भरतपुर में अपना ये केवला देव नेशनल पार्क है, तो मुझसे नेशनल पार्क के ऊपर पूछ गए, एनवायरनमेंट के ऊपर पूछे गए। वहाँ से मैंने कुछ सोशल कॉस्ट वाली बात कह दी थी, तो सोशल कॉस्ट के ऊपर सवाल पूछे गए। उसके बाद में जो है मैं मेरे से क्रिकेट के ऊपर सवाल पूछे गए थे। तो इस तरह से सब कुछ जो है मेरे आसपास ही रहता है। यदि आपको मेरा पूरा मतलब मैंने अपनी इंटरव्यू, मैं ब्लॉग करता हूँ तो मैंने अपनी पूरे इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट डाली हुई है। आप गूगल पे खेलो इंडिया ब्लॉग सर्च करेंगे तो वहाँ पहला ब्लॉग मेरा ही आएगा, तो आप उसके अंदर मेरी पूरी इंटरव्यू की ट्रांसक्रिप्ट देख सकते हैं। आपके ब्लॉग का पूरा एड्रेस क्या है?
मेरे ब्लॉग का पूरा एड्रेस है http://thesupermanreturns.wordpress.com। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया लोकतंत्र के 4 मजबूत स्तंभ हैं। नौकरशाही की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन पारदर्शिता पर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नौकरशाही के कामकाज में और ज़्यादा पारदर्शिता के लिए आपके हिसाब से क्या कुछ किया जाना चाहिए? समय बदल रहा है और देश की जनता बदल रही है। देश की जनता ज़्यादा एजुकेटेड हो रही है आजकल, और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में ज़्यादा पता लग रहा है, वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी डिमांड कर रहे हैं। तो जब देश की जनता जो है इस तरह से चेंज हो रहा है, जब वो मांग करेंगी तो देश का जो शासन है, सरकार भी, नौकरशाही भी, उसे अपने आप रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। धीरे धीरे जो है अपने आप रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। पिछले कुछ वर्षों में देखिए RTI आया, ठीक है, उसके बाद में अब आपके धीरे धीरे और भी गवर्नेंस रिफॉर्म्स आएंगे, आपके सिटीजन चार्टर्स आएंगे, आपकी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म इस्टेब्लिश होंगे, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स आएंगे। तो धीरे धीरे मेरा मानना है कि इस सब की तरफ चेंज होगा, क्योंकि हमारा देश जो है अब ज़्यादा एजुकेटेड हो रहा है और ज़्यादा जो है बदल रहा है इस वजह से। कुछ समय बाद आपके हाथ में भी किसी न किसी जिले की कमान होगी बतौर कलेक्टर। क्या मानते हैं कि एक कलेक्टर अपने जिले में किस हद तक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकता है? मेरा मानना है कि यदि वो चाहे तो काफ़ी कुछ कर सकता है। और आजकल जो है टेक्नोलॉजी इस तरह की हो गई है। पहले के ज़माने में तो ये संभव नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है आप इसे मॉनिटर कर सकें, मगर आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि आप स्ट्रेट अवे देख सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। तो हमें ज़रूरत है कि हम टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करें, हम इस तरह के सिस्टम्स बनाएं और एक अच्छा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाएं, और हर सिटीज़न को पता हो कि उसके क्या अधिकार हैं, और यदि वो अधिकार की पूर्ति नहीं हो रही है तो एक सिंपल और इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो, जिससे कि वो अपनी शिकायत ऊपर तक पहुंचा सके और उस शिकायत के ऊपर जो है असर हो, वो एक्शन लिया जा सके। और ये सब जो है आपका टेक्नोलॉजी के थ्रू ही जो है संभव है। आप नौजवान हैं। हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी की, नौकरशाही की एक और बड़ी पीड़ा है कि कुछ अफसर, तमाम अफसर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ अफसर ऐसे भी हैं जो पोस्टिंग के लिए लॉबिंग करते हैं। कई बार यह भी देखने सुनने में आता है कि रिश्वत तक देते हैं। तो फिर कैसे नौकरशाही से भ्रष्टाचार मिटने की, देश से भ्रष्टाचार मिटने की कल्पना हम कर सकते हैं? देखिए, इसके भ्रष्टाचार, नौकरशाही से भ्रष्टाचार मिटने के तो कई तरीके होंगे, आपका किसी एक तरीके से तो हो नहीं सकता। पहला ये है कि आपको जो नौकरशाह खुद हैं उनके अंदर, खुद के अंदर इस तरह की वैल्यूज़ होनी चाहिए कि पोस्टिंग्स वगैरह ये सब तो स्मॉल लाइक शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं। लॉन्ग टर्म जो गोल होता है, जो एक पब्लिक सर्विस का गोल होता है, वही जो है इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सेकेंडली जो है आपका एक इफेक्टिव डिटरेंट होना चाहिए, कि जैसे आपका जो एक इफेक्टिव लोकपाल होना चाहिए या फिर और कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। तीसरे में ये कि आप ये जो करप्शन की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनको लिमिट करें। ये लिमिटेड होंगी आपकी जब आपकी एक मोर रूल बेस्ड आपकी डिसीजन मेकिंग होगी, डिस्क्रिशनरी पावर्स कम की जाएंगी, जब आपके जो है ट्रांसपेरेंसी जो है उसका लेवल आप इंक्रीज़ करेंगे, जब आप टेक्नोलॉजी को लेकर आएंगे, तो उससे क्या है ये सारी अपॉर्चुनिटी कम होगी। तो इस तरह के ओवरऑल मैकेनिज्म से जो है आपका ओवरऑल जो है करप्शन जो है गिर सकता है। आप अर्थव्यवस्था में काफ़ी रुचि रखते हैं, इकोनॉमिक्स आपका बैकग्राउंड है। बाबा रामदेव ने एक सुझाव दिया कि देश से यदि बड़े नोटों को, करेंसी को, 500 और 1000 को हटा दिया जाए तो करप्शन काफ़ी हद तक कम हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो बाबा रामदेव के विरोध में बात करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि यदि हम 500 और 1000 का नोट बंद कर देंगे तो काफ़ी मुश्किल होगी। क्या आप मानते हैं? देखिए, जो बाबा रामदेव कह रहे हैं कि करप्शन कम होगा, डेफिनेटली काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन क्या है कि इकोनॉमी को इस तरह के शॉक्स नहीं देने चाहिए। आप यदि आज की 500 और 1000 के नोट हटा देंगे तो इकोनॉमी को इतना बड़ा शॉक लगेगा, आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो इतनी हाई हो जाएंगी कि देश के अंदर जो है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होने ही काफ़ी कम हो जाएंगे। उससे जो देश की इकोनॉमी को जो शॉक लगेगा, जो नुकसान होगा, वो बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, और आपकी जो GDP ग्रोथ होता है शायद नेगेटिव में भी चली जाए, पता नहीं उसका। तो इस तरह के शॉक से बचना चाहिए। इंस्टेड यदि हमें जो है ब्लैक मनी को आपके कम करना है तो उसके दूसरे रास्ते हैं कि जैसे आपका ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आपकी लैंड के अंदर होता है। लैंड के अंदर क्यों होता है? क्योंकि लैंड के ऊपर जो है हमने स्टैम्प ड्यूटी इतनी लगा रखी है, इतने सारे अंग्रेज़ों के ज़माने से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रखे हैं। तो हम ऐसे, आप यदि 1000 रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे तो कोई ना कोई रूल तो वायलेट होगा ही, और जहाँ कोई रूल वायलेट हुआ वहाँ आपका ब्लैक मनी आ जाएगा। तो हमें जो है इस तरह के लैंड मार्केट को पूरा एक ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, पूरा जो है एक एफिशिएंट बनाना चाहिए मार्केट। जैसे मैं हांगकांग में था, वहाँ लैंड के ऊपर जो है आपकी ना के बराबर स्टैम्प ड्यूटी थी। लैंड जो है आपकी, जैसे शेयर खरीदते बेचते हैं उतनी आसानी से आप लैंड खरीद बेच सकते थे, लैंड या रियल एस्टेट जो भी है। तो उस तरह का हमको एक
सिंप्लीफाई, एक सिंपल रूल वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ जो है कंप्लायंस बहुत ही आसान हो, और जो टैक्सेस जो है वो आपके इतने हाई नहीं होने चाहिए। आप 6-7% स्टैम्प ड्यूटी लगाते हैं तो मतलब ये बहुत ही, लैंड जिसकी कीमत करोड़ों में है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टैक्स हो जाते हैं। तो उससे आपका क्या होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू ज़्यादा मिलता नहीं है, क्योंकि जो लैंड जो होती है उसकी कीमत जो है अंडर रिपोर्ट करते हैं लोग बाग, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू उतना ही मिलता है। तो यदि 6-7% आप घटा के जो है जैसे आधा % कर दें, 1% कर दें, तो आपका मैं तो कहता हूँ रेवेन्यू भी बढ़ेगा और आपको जो है लैंड मार्केट से ब्लैक मनी भी आपका कम होगा। सिमिलरली जो है आप गोल्ड है, गोल्ड का अब इतना होता है तो गोल्ड के अंदर हम जो है लोग बाग गोल्ड के लिए यदि हम इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स लेकर आएँ या फिर गोल्ड ETF को बढ़ावा दें तो उससे जो फिजिकल गोल्ड की होल्डिंग है आपकी वो सब कम होंगी। तो हमें इस तरह के जो एक मार्केट फ्रेंडली और सिंपल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि हमें पहले के ज़माने की तरह की जो है और रूल्स लगा दो और बैन कर दो, ये सब कर दो। काफ़ी बहुमूल्य सुझाव हैं आपके। थैंक यू सर। हमारे देश को यंग इंडिया कहा जाता है। भारत के नौजवानों की प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया मानती है, लेकिन एक बड़ी समस्या देखने में इधर आ रही है कि देश के नौजवानों में गुस्से की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ती जा रही है, जो काफ़ी घातक है। क्या अपील करना चाहेंगे देश के नौजवानों से आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें एक फेथ रखना चाहिए, एक ऑप्टिमिज्म रखना चाहिए। हम मतलब मेरे भी जितने फ्रेंड्स हैं और अधिकतर लोग यही कहते रहते थे कि सिस्टम जो है नेगेटिव है, सिस्टम के अंदर कुछ नहीं है, बेकार है, कुछ नहीं हो सकता, गवर्नमेंट बेकार है, ये सब बेकार है, वो बेकार है। तो मैं तो यही सोचता था कि यार यदि सारे अच्छे लोग यही बोलते रहेंगे कि ये बेकार है, तो जब तक अच्छे लोग सिस्टम के अंदर नहीं जाएंगे तब तक सिस्टम सुधरेगा कैसे। तो इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग अ सिनिकल व्यू और जस्ट हैविंग अ नेगेटिव व्यू, हमको खुद को एक स्टेप लेना चाहिए, खुद को कोशिश करनी चाहिए कि लेट अस डू आवर बिट, जो हम कर सकते हैं सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए वो करें। अभी आप IPS की ट्रेनिंग कर रहे हैं, अब तक आपका अनुभव कैसा रहा है? मैं कहूँगा कि IPS की ट्रेनिंग ने मुझे मेरे कंफर्ट जोन से निकाला और काफ़ी जगह पुश किया। मैंने वो सब चीज़ें की जो मैं सोच ही नहीं सकता था कि मैं कभी करूँगा, कि मेरी ऊंचाई से कूदने का जो है डर वर चला गया और जो है काफ़ी स्टैमिना आ गया, काफ़ी फिटनेस आ गई। तो आउटडोर्स के अंदर स्विमिंग वगैरह जो है मैं सीख गया, गंगा जी के अंदर खूब 1.5-2 किलोमीटर तक स्विम किया था। तो इस तरह की चीज़ें आउटडोर्स में तो काफ़ी फिट बनाया ही। उसके अलावा जो है एक जो सेंस ऑफ ड्यूटी जो होता है, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन होता है, एक पंक्चुअलिटी होती है, ये जितनी भी आपकी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सपोर्ट करती हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी जो लॉन्ग टर्म जो वैल्यूज़ होती हैं वो IPS की ट्रेनिंग से जो है मेरे को मिली है। अब जैसे पहले मैं काफ़ी लेट होता रहता था, किसी को बोलता था कि मैं 5 बजे आऊँगा तो 5:15 बजे जाता था, 5:30 बजे जाता था। मेरा 5 बजे का मतलब 5 बजे होता है। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? मेरे सपनों के भारत डेफिनेटली जो है एक ग्लोबल सुपर पावर होगा, जहाँ पे हम कुछ भी कहेंगे तो वो जो है दुनिया में जो है सुना जाएगा अच्छे से। लेकिन वो जो सुपर पावर वाली बात है वो सिर्फ एक्सटर्नल फ्रंट पे अकेले नहीं हो सकती, उसके लिए जो है हमें अपने इंटरनल फ्रंट पे जो है काम करना होगा। जब तक हमारे देश में इतनी ज़्यादा पॉवर्टी रहेगी, लोग जो है भूखे रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे, तब तक कहाँ हम सुपर पावर बनेंगे। आप देखिए चाइना को, देखिए चाइना अपनी सुपर पावर, आप देखिए कि चाइना जो है दूसरे देशों को सस्ते लोन वोन देता रहता है, उनके अंदर इतना इन्वेस्टमेंट करता रहता है, तब जाके दूसरे देश उसकी इतनी सुनते हैं। क्या हम ये कर सकते हैं? आज की डेट में हम ऐसा नहीं कर सकते। हम कर रहे हैं लेकिन उस स्केल पे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें खुद को ज़रूरत है। आज की डेट में हमें खुद को फंड्स की ज़रूरत है, FDI की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमें अपने देश का खुद का एक आर्थिक और सामाजिक डेवलपमेंट करना होगा, और उसके बाद ही जो है जब एक अंदर से हम जब स्ट्रांग होंगे उसके बाद ही हम बाहर से स्ट्रांग हो सकते हैं। यही मेरा विजन है। आखिरी सवाल, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं, समथिंग। देखिए मैं पिछले जॉब में जब था, मैं आसानी से एक तरह से अब तो वैसे जयपुर दिल्ली हाईवे काफ़ी ख़राब हो गया है, लेकिन एक हाईवे की तरह था जहाँ पे जो है आप एक लग्जरी गाड़ी में चल रहे हैं, काफ़ी अच्छी स्पीड में चल रहे हैं और आप पूरा रास्ता वैसे ही कवर कर लेंगे और आप यही देखते रहेंगे हाईवे पे क्या है। लेकिन जो असली देश जो है हमारा, असली भारत जो है वो तो हाईवे के बगल में है। जो हाईवे के बगल में जो गाँव में अंदर जाएंगे आप, वहाँ पर जो अशिक्षा है, जो वहाँ पे जो पॉवर्टी है, वो सब है असली भारत आज की डेट में। तो मेरा लक्ष्य यही है कि मैं उस हाईवे से उतर चुका हूँ और मेरा लक्ष्य यही है कि अब मैं वहाँ जाऊँ और उनके लिए कुछ करूँ, उन लोगों का हाईवे पे लेकर आऊँ। वाकई असली भारत गाँवों में बसता है और हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की भी यही सोच थी कि हमारे देश की तरक्की वाकई तभी होगी जब भारत के गाँवों का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन न्यूज से इस खूबसूरत बातचीत के लिए। धन्यवाद सर। तो ये थे देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित कही जाने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2014 बैच के टॉपर गौरव अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि भारतवर्ष के नौजवानों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और इन्हीं प्रतिभाओं की बदौलत एक न एक दिन पूरी दुनिया का सिरमौर भारत बनेगा।
अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।